हेलो दोस्तों। हम बीपीएससी असिस्टेंट एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। आज इसका एग्ज़ाम हुआ है। मात्र 51 सीटों के लिए 75,000 छात्रों ने आवेदन किए थे। तो आप समझ सकते हैं कितना टफ कंपटीशन यहाँ पे है। तो आज का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहा है और क्वेश्चन की संख्या कैसे है। कुल 150 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 10 क्वेश्चन मैथ्स के, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन थे और जीके जीएस के 90 क्वेश्चन थे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर बीपीएससी क्वालिफाई करने की सोच रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो जीके जीएस पे आपको तो ध्यान देना ही होगा। तो आइए हम आज के क्वेश्चन का आंसर का एनालिसिस करेंगे। तो देखते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है। ये आपका बुकलेट सीरीज सी है। तो इसका जो 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सगुण किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा की अस्वीकृति। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 काफ़ी इजी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की गतिविधियों को इंगित करती है। सबको पता है 12वीं अनुसूची संविधान की। आपको पता है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 1992 में संवैधानिक दर्जा दिया गया था इसको, संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़कर। और 11वीं अब दोस्तों आपका क्या है, पंचायती राज है। पंचायती राज 11वीं अनुसूची में 73वें अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची में आपका क्या है, जमीन संबंधी कानून है। जमीन संबंधी कानून जोड़े गए थे। और जो आपका 8वीं अनुसूची है, ये आपका इसमें भाषाएं हैं। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं संविधान में है। तो आपका ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। इनमें से पूरा योजना का सुझाव दिया था। दोस्तों हमारे जो मिसाइल मैन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये इनका आंसर होगा। ये जो पूरा योजना का मतलब क्या होता है, प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया। मतलब ये इसका उद्देश्य था कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें शहरी जो व्यवस्थाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, उनको ग्रामीण क्षेत्रों में भी दी जाए, इसके लिए योजना था। लेकिन इस पर हमारी सरकार ने भी अच्छी से काम नहीं किया है। ठीक है, तो ये इनका अब्दुल कलाम का ये सुझाव था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। इनमें से किस राष्ट्रपति ने 2 कालावधि तक भारत की सेवा की। राजेंद्र प्रसाद हैं, 2 पीरियड रहे थे। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय संगठन का मुख्यालय उस क्षेत्र से बाहर अवस्थित है। दोस्तों देखिए, ये आपका ओपेक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। यूरोपियन यूनियन है, इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी है। ये आपका सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ये आपका है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, ये आपका आसियान है। आपको पता है इसका मुख्यालय जकार्ता है, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय उस क्षेत्र के बाहर अवस्थित है। दोस्तों देखिए, ये आसियान है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका मुख्यालय है। इंडोनेशिया भी इसका एक सदस्य है। सार्क है, सार्क का एक सदस्य नेपाल भी है, जिसका हेडक्वार्टर उसकी राजधानी काठमांडू में है। यूरोपियन यूनियन में बेल्जियम भी शामिल है, ये बेल्जियम है, तो इसका मुख्यालय बेल्जियम के कैपिटल ब्रुसेल्स में है। लेकिन जो आपका ओपेक है, इसमें ऑस्ट्रिया नहीं है, लेकिन इसका राजधानी ऑस्ट्रिया की राजधानी, इसका मुख्यालय, ओपेक का मुख्यालय वियना में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नीति आयोग के ये जो अरविंद पनगड़िया हैं प्रथम उपाध्यक्ष थे। प्रथम उपाध्यक्ष पूछा होता तो इसका आंसर करते, लेकिन पूछ रहा है वर्तमान में कौन उपाध्यक्ष हैं, तो आपको हो जाएंगे राजीव कुमार। दोस्तों राजीव कुमार नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। ये जो अमिताभ कांत है ये आपके नीति आयोग के CEO हैं और अरविंद पनगड़िया प्रथम उपाध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है और उसका एक उपाध्यक्ष होता है जो कि वर्तमान में राजीव कुमार है। दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आपको दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट का विचार भारतीय संविधान में अपनाया गया है? दोस्तों आपको पता है हमारी संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में 3 तरह के सूचियाँ डाली गई हैं, संघ सूची, केंद्र सूची और आपका एक है समवर्ती सूची। तो ये जो समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दोस्तों वर्तमान में इसमें 52 सब्जेक्ट हैं। इनमें जो सब्जेक्ट है उस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। जो विषय संघ सूची में है इस पर संघ सरकार कानून बनाती है और जो विषय केंद्र सूची में है, राज्य सूची है, राज्य सूची में है, उस पर कानून राज्यों की सरकार बनाती है। तो ये संविधान में हमारे जो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम प्रेरित होकर अपने संविधान में भी इसको डाला गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन पंचायत स्तर पर लोकतंत्र प्रदान करता है? ये आपका 73वां संविधान संशोधन होगा। इसका आंसर ए होगा। ठीक है, आपको पता है 73वें द्वारा पंचायती व्यवस्था को जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन राज्यसभा के अध्यक्ष हैं? दोस्तों राज्यसभा के अध्यक्ष आपको पता है भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है, या उसको अध्यक्ष कह सकते हैं, अध्यक्ष। तो वर्तमान में वेंकैया नायडू हैं जो हमारे उपराष्ट्रपति भी हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं। ये जो आपके हरिवंश नारायण सिंह हैं ये राज्यसभा के उपसभापति हैं, अर्थात उपाध्यक्ष कह सकते हैं वर्तमान में। और ये कब पता है रामनाथ कोविंद हमारे 14वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्विचार अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसको न्यायिक पुनर्विचार का अधिकार है, तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? संसद द्वारा पारित कानून सही है, विधानसभा द्वारा पारित कानून सही है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि बोल रहा है कि अपने ही फैसले पर पुनर्विचार और सुधार का अधिकार नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ये जो कथन है ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा गया है ये सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में कौन अंतर्राज्यीय समिति के अध्यक्ष होते हैं? दोस्तों प्रधानमंत्री ही इंटर स्टेट काउंसिल का अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, हम इसकी बात करते हैं थोड़ा सा। सरकारीय आयोग की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, अंतर्राज्यीय समिति का गठन किया गया था 1990 में, जिसका अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 62, सूची 1 को 62 से मिलाना है। देखिए यहाँ पे प्राथमिक की बात करते हैं तो प्राथमिक क्या होगा? प्राथमिक आपका कच्चे माल होगा, कच्चे माल का निष्कर्षण प्राथमिक, यानी ए का 3। पंचक की बात बाद में कर लेंगे। द्वितीयक क्या होगा? द्वितीयक आपको पता है क्या होता है? उच्च स्तरीय निर्माण, ए का 4। यहाँ पे आपको दिख रहा है ए का 3, बी का 4। तृतीयक में सेवाएं आती हैं, आपको पता है
टर्सरी क्षेत्र सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो सी में 2 और आपका बच गया 1 पंचक, तो इसका क्या हो जाएगा 1 निर्माण। इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63, इनमें से किसने दूरगामी आर्थिक सुधारों को शुरू किया गया, किसके द्वारा किया गया? अब पता है पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री थे 1991 के समय। भारत में आर्थिक सुधार, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, उदारवादी निजीकरण तथा वैश्वीकरण का सिद्धांत देकर भारत में आर्थिक सुधार करने का प्रयास किया गया था। वो हमारे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव हैं। और दोस्तों मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, तो इनका भी काफ़ी योगदान है। इसका आंसर होगा, चूँकि यहाँ प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहा है तो हम इसी को करेंगे नरसिम्हा राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वर्तमान गवर्नर है? दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, आपको सबको पता होगा। शशिकांत दास हमारे क्या हैं वर्तमान के गवर्नर। दोस्तों ये 24वें गवर्नर है, थोड़ा इनका क्रम जान लेते हैं। 24वें गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रामीण कार्यक्रम नहीं है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हृदय, क्योंकि ये SAGY है, ठीक है, एक स्कीम फॉर एक्सलेंट गर्ल, एक बालिकाओं के लिए एक स्कीम है जो महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। ये जो मनरेगा है भी ग्रामीण स्तर पर चलाई जाती है, आपको पता है। ये DDUGKY का मतलब क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ठीक है दोस्तों, ये भी ग्रामीण योजना है, दीनदयाल उपाध्याय के नाम चलाई जाती है। तो इन तीनों योजनाओं का संबंध ग्रामीण क्षेत्रों से है, लेकिन जो आपका ये हृदय है इसका संबंध क्या है? शहरी क्षेत्रों में जो आपके सांस्कृतिक स्थल हैं, विरासत हैं, उनके संरक्षण से, उनके विकास से संबंधित है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66, दोस्तों नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों पहले इसकी बात करते हैं। ये जो नीति आयोग है इसका SDG इंडिया इंडेक्स क्या है? तो SDG का मतलब होता है यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स। दोस्तों जो हमारा UN है, यूनाइटेड नेशन है, इसने 17 SDG लक्ष्यों को निर्धारित किया है, 2030 तक अचीव करने की बात की गई है। ये 17 जो आपके गोल्स हैं जो UN का है, UN ने लिया हुआ है 2030 तक इन लक्ष्यों को पूरा करना है। उसी के ध्यान में रखते हुए हमारी जो नीति आयोग है इसने भी अपने भारत के 29 राज्यों और 7 यूनियन टेरिटरी में इंडेक्स जारी किया है, जिसमें से जो गुजरात है शुद्ध जल स्वच्छता के लिए टॉप पे है, ये आपका सही है, सुमेलित है। केरल भी सुमेलित है, गोवा भी आपका सुमेलित है, जीरो हंगर गोवा। लेकिन जो उत्तराखंड है, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य और सुखानुभव, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आंसर नहीं होगा, मैंने कहा था ये सुमेलित है, लेकिन जो नहीं यहाँ पूछ रहा है कि जो सुमेलित नहीं है, इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी है उत्तराखंड, ये सुमेलित नहीं है, इसका आंसर हम करेंगे डी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में कौन सा राज्य गरीबी मुक्तता का सर्वोच्च सूचकांक दर्शाता है? दोस्तों नीति आयोग जो SDG इंडेक्स है, इससे कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, जहाँ आप देख पा रहे हैं। एक ये भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है और ये जो क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। इसमें पूछ रहा है कि जो SDG जो इंडेक्स जारी किया गया था दिसंबर 2018 में नीति आयोग के द्वारा, उसी इंडेक्स से क्वेश्चन आपका बन रहा है कि कौन सा राज्य गरीबी मुक्तता का सर्वोच्च सूचकांक दर्शाता है? ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। दोस्तों बात करते हैं हिमाचल प्रदेश और केरल, ये दोनों गरीबी मुक्तता पॉवर्टी इराडिकेशन पे टॉप पे रहे थे इस इंडेक्स में दोनों। यहाँ पे केरल भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम करेंगे हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में कौन सा राज्य
कमीकृत असमानता के संबंध में सबसे खराब दशा नीति आयोग के अनुसार को दर्शाता है। तो एक क्वेश्चन भी नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्थात SDG की बात हम बार बार क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है इसकी बात करते हैं। इसका मतलब होता है सस्टेनेबल अर्थात सतत, डेवलपमेंट अर्थात विकास, गोल अर्थात लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य। ध्यान दीजिएगा 17 लक्ष्य हैं। एक जो पहला लक्ष्य है वो आपका गरीबी उन्मूलन है, दूसरा आपका जीरो हंगर है। ऐसे कुल मिला के 17 लक्ष्य हैं जो निर्धारित किए गए हैं। तो उसको लेके जो इंडेक्स निकाला गया था नीति आयोग के द्वारा, उसी से क्वेश्चन ये भी आपका है कि कौन सा राज्य कमीकृत असमानता के संबंध में सबसे खराब दशा को दर्शाता है। जो सबसे खराब जो आपका दशा है वो आपका क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ध्यान दीजिएगा 29 राज्यों में सबसे निचले पायदान पे उत्तर प्रदेश रहा था और बिहार नीचे से सेकेंड पे रहा था। अर्थात 28 नंबर पे बिहार, 29 नंबर पे उत्तर प्रदेश और 27 नंबर पे असम रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपके है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति आयोग के SDG इंडेक्स में सबसे नीचे है? सबसे नीचे मैंने कहा अभी उत्तर प्रदेश सबसे नीचे था 29 नंबर पे, कह सकते हैं 29 राज्य हैं। बिहार 28 नंबर पे था, असम 27 नंबर पे था। ये बॉटम के 3 राज्य हैं और जो आपके SDG इंडेक्स में टॉप की जो आपके राज्य है वो आपका कौन है? केरल है और हिमाचल प्रदेश। और ये आपके बॉटम के राज्य हैं, निचले पायदान पे जो है। आइए क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? दोस्तों स्पाइस बोर्ड कोच्चि में सुमेलित है, टी बोर्ड कोलकाता में सुमेलित है, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में सुमेलित है। इसका जो राइट आंसर होगा वो कायर बोर्ड तिरुवनंतपुरम होगा, क्योंकि तिरुवनंतपुरम में कायर बोर्ड का मुख्यालय नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या में कार्यान्वित विशेष आर्थिक क्षेत्र है? दोस्तों विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ, इस सर्वाधिक बात करें तो तमिलनाडु में है। 36 SEZ तमिलनाडु में, सर्वाधिक तमिलनाडु में है। उसके बाद सेकेंड पे अब आता है तेलंगाना में जो SC की संख्या है वो देख लीजिए 29 है और आपके महाराष्ट्र में आपके 28 है। इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वाधिक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र तमिलनाडु राज्य में है। उनकी संख्या है 36, ध्यान रखिएगा। और सेकेंड पे तेलंगाना है जिसकी संख्या 29 है। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा 3 पड़ोसी देशों से मिलती है? दोस्तों ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इन 3 देशों से इसकी सीमा मिलती है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये अभी जो हमारा कांडला बंदरगाह है गुजरात में, गुजरात तट पे है, जो भारत का एक बहुत ही बड़ा आयात बंदरगाह है। यहाँ से कच्चे ऑयल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम उत्पादों का आयात होता है। ठीक है, इसका नाम बदल दिया गया था, जो क्या रखा गया है? दीनदयाल बंदरगाह के नाम से इसको जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर इसका। नेक्स्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या आज विलक्षण बेमेल है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमें पता है अधिकतम आबादी घनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पश्चिम बंगाल। तो ऐसे दिख रहा है कि आंसर आपका होगा, क्योंकि ये गलत है। यहाँ पे बेमेल है, जिसका आंसर क्या करेंगे हम? ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित जैवमंडल छत्तीसगढ़ राज्य में है? दोस्तों देखिए यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़। इनकी बात कर लेते हैं। ये जो अगस्तमलाई है तमिलनाडु केरल में है, तमिलनाडु और केरल की सीमा पे है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है और सिमलीपाल उड़ीसा राज्य में है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में कौन है? तो अचानकमार। इसका आंसर हो जाए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई बेंगलुरु आर्थिक गलियारा, ब्रिटेन। ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। लंबाई की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो इसमें देखिए इस चारों नदियों में सबसे लंबी जो नदी है गोदावरी है। इसकी जो लंबाई लगभग 1480 किलोमीटर है, लगभग लंबी नदी है इन चारों नदियों में। इसको हम दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा कहते हैं, बूढ़ी गंगा है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। महाराष्ट्र से निकलती है, त्रयंबक से, नासिक से, और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो गोदावरी सबसे लंबी नदी है इन चार नदियों में। क्वेश्चन नंबर 78। प्रायद्वीपीय भारत के शिखरों के समूह का चयन उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रमानुसार कीजिए। तो अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो अनाईमुड़ी है, पता है आपको। उसके बाद डोडा बेटा है, अनाईमुड़ी अन्नामलाई पर्वत पे है, अनाईमुड़ी पहाड़ी अन्नामलाई पर्वत पे है ये चोटी। डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन जो डोडा बेटा अनाईमुड़ी से कम ऊंचा है, इसकी हाइट इससे कम है। एक गुरु शिखर है, गुरु शिखर चोटी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, अरावली की चोटी है, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और ये महेंद्रगिरी चोटी, ये भी आपका उड़ीसा में है, और एक आपका महेंद्रगिरी चोटी तमिलनाडु में भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है और डोडा बेटा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर, जनजातियों से है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों टोडा जनजाति है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सुमेलित नहीं है। टोडा जनजाति जो आपका है नीलगिरी पहाड़ी की निवासियां हैं, नीलगिरी पहाड़ी पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ दिया हुआ है उड़ीसा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए। लुसाई त्रिपुरा की है, करेक्ट है। डांग गुजरात की सुमेलित है। बोडो जनजाति आसाम में है, आपको पता है आसाम में जो बोडो पहाड़ी भी है जो वहाँ की जनजाति के नाम पे है। तो तीनों ऑप्शन सुमेलित हैं, ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं है। टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत की विशेषता है, वहाँ पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी सौर ऊर्जा परियोजना सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा पावागढ़। दोस्तों पावागढ़ गुजरात में नहीं है, कर्नाटक में है, लेकिन यहाँ गुजरात दिया हुआ इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ये जो तीनों हैं भड़ला राजस्थान में है, बिलस्पन मध्य प्रदेश में है, कामोती तमिलनाडु में है, लेकिन जो पावागढ़ है गुजरात में नहीं है, कर्नाटक में है। तो ये सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावी है? दोस्तों ये चारों तो वायु प्रदूषक हैं, लेकिन जो सर्वाधिक प्रभावित है शहरी क्षेत्रों में वो आपका है सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि ये उद्योग धंधों से, फैक्ट्रियों से उत्सर्जित ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत, दोस्तों हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबा शासन किया?
तो ऑप्शन ए आपका तुगलक वंश है। दोस्तों तुगलक वंश ने शासन किया है। तुगलक वंश 1320 AD से 1412 AD तक रूल किए हैं दिल्ली सल्तनत पे। सबसे लंबा जो दोस्तों दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हैं, उसमें सबसे लंबा जो कार्यकाल है इन लोगों का है तुगलक वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं में से कौन सा काला क्रमानुसार पहला है? दोस्तों पहला कौन सा, सबसे पहले कौन घटना हुआ था? तो डुप्लेक्सिस पांडिचेरी के फ्रांसीसी राज्यपाल बने। दोस्तों फ्रांसीसी तो बहुत बाद में आए थे, ये होगा नहीं आपका। डच का पहला बेड़ा भारत पूछा। दोस्तों डच भारत में 1605 में आए थे। अल्फांसो डी अल्बुकर्क गोवा के पहले राज्यपाल। दोस्तों जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है ये पुर्तगाली गवर्नर थे और भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों का आगमन हुआ था। 1498 में वास्को डी गामा आए थे और पुर्तगालियों का जो प्रथम गवर्नर था वो आपके थे अल्फांसो डी अल्मेंडा। जो दूसरे गवर्नर थे वो यही थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये आपके लगभग 1509 में गवर्नर बने थे और 1515 तक रहे थे। काफ़ी फेमस गवर्नर है पुर्तगालियों के, ठीक है। इनके बारे में पता होगा, इन्होंने भारतीय जो पुर्तगाली अधिकारी थे पुर्तगाली लोगों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया था, कहा था, ठीक है, अपना साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा काला क्रमानुसार पहला वो आपका यही होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये सबसे पहले ही हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन तो 1600 में हुआ है, ठीक है, 1599 में 1600 में से गठन हुआ है। इसलिए चारों ऑप्शन में जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये सबसे पहले है कालक्रम के हिसाब से, तो इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से युद्धों का कौन सा कालक्रमिक सही क्रम है? दोस्तों पानीपत का युद्ध है, पानीपत का युद्ध, इसका आंसर डी होगा। पानीपत का युद्ध आपको पता है 1526 में हुआ था। हल्दी घाटी 1575 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अब बक्सर का युद्ध आपका 1764 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से आपका ये पूरा क्रम हो गया। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी? दोस्तों इसका आंसर होगा नील क्रांति। ये जो घटना है 1860 में घटी थी नील क्रांति, नील विद्रोह हुआ था, ठीक है। दोस्तों इसके बारे में आपको बताते हैं, एक नील दर्पण उपन्यास है, नील दर्पण उपन्यास है। इसके जो राइटर हैं दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र। तो दीनबंधु मित्र का जो उपन्यास नील दर्पण, ठीक है, इस नील क्रांति के क्रांति से जुड़ा हुआ है, उसी की इसमें चर्चा है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये पहले घटी थी। होम रूल की बात करते हैं, होम रूल 1916 में हुआ था। बंगाली विभाजन 1905 में और हत्याकांड आपका 1919 में। इस तरह से सबसे पहले कौन हो गया? नील क्रांति 1860 में, बहुत पहले हुआ है। क्वेश्चन नंबर 86, सूची का मिलान करना है। दोस्तों राष्ट्रकूट की जो आपका था, राष्ट्रकूट का मिलान होगा मालखेड़ से। इनका जो राजधानी था मालखेड़ था। पांड्य का था आपका मदुरई। तो ए का 4, बी का 3, ए का 4, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद आज भारत का अंग नहीं है? दोस्तों ये आपका हो जाएगा गंधार। गंधार महाजनपद था। वर्तमान में गंधार भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का पेशावर चूँकि वर्तमान का पेशावर है, पहले गंधार था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कालक्रमानुसार पहला है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में ही की गई थी।
तो ये सबसे पहला हुआ था। आर्य समाज की बात करते हैं तो इसका जो स्थापना हुआ था 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा इसका हुआ था। इसका राजा राम मोहन राय। सत्यशोधक समाज की स्थापना हुआ था 1873 में ज्योतिबा राव फूले। प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था 1867 में आत्माराम पांडुरंग। तो इसका जो आंसर है कालक्रम अनुसार पहला हो जाएगा आपका 1828 का ब्रह्म समाज की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 89, इनमें से किस मुगल शासक ने सबसे लंबे समय तक भारत पर शासन किया है? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी हुमायूं। तो इसका आंसर बिल्कुल दिख रहा है, अकबर ही हुआ। अकबर ने आपको पता है 14 वर्ष की उम्र में ही गद्दी पे बैठ गए थे और काफ़ी लंबे समय शासन किया था। इसका जो समय हुआ आपका आंसर हुआ अकबर। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना काल क्रमानुसार पहली है? दोस्तों देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। जो क्रिस मिशन भारत आया था 1942 में, होम रूल 1916, खिलाफत आंदोलन 1918, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था खिलाफत आंदोलन। गांधी इरविन समझौता आपका हुआ था 1931, मार्च 1931 में हुआ था। इस तरह देखते हैं तो सबसे पहला कौन है? सबसे पहला हो जाएगा आपका होम रूल। होम रूल सबसे पहला है, ठीक है।